हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम 12 पी ब्लॉक एलिमेंट हेलोजन फैमिली को आगे डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने हाइड्राइड HF, HCl, HBr, HI और ऑक्साइड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसके जो हेलाइड्स हैं, मेटलिक हेलाइड्स और क्लोरीन, HCl, जो भी टॉपिक रहे हुए हैं वो रिमेनिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली जो हेलोजेंस हैं वो डायरेक्टली मेटल से रिएक्ट करके और MX बना लेते हैं। अगर मोनोवेलेंट है तो जैसे ट्वाइस सोडियम है तो ये X2 रिएक्ट करके 2NX बना लेगा। X इक्वल्स टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम डायरेक्ट MgX2 बना लेगा। जनरली मेटल और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो मेटल और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो जितने भी ये मेटेलिक हेलाइड्स होते हैं ये सारे के सारे मेटेलिक हेलाइड्स आयोनिक नेचर के होते हैं। और इसमें से भी अगर हम बात करें कि MX में अगर X की वैल्यू फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है तो जो फ्लोराइड्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयोनिक होते हैं। जैसे हम डिस्कस करें MF, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। MF है, MCl है, MBr है, Mi है। अब ये +1 -1 +1 -1 +1 -1 तो टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, इसका आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर हम दोनों कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज होगा तो आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो MF में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है दो एलिमेंट्स के बीच में तो उतना अच्छा उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। और आयोडाइड कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और अगर हम इसको फजांस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर क्या है, M+ आयन रिमेन सेम और क्या हो जाएगा, साइज ऑफ X- आयन इंक्रीज। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो किसमें पोलराइजेशन फास्ट होगा, तो पोलराइजेशन मींस डिस्ट्रक्शन इन एनायन, पोलराइजेशन इन X- आयन इंक्रीज। तो फजांस रूल के अकॉर्डिंग जब केटाइन है वो एनायन के अंदर पोलराइजेशन क्रिएट करता है, केटाइन जो है वो एनायन को डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है और ये इसी डिस्ट्रक्शन को हम पोलराइजेशन कहते हैं। मोर इज द पोलराइजेशन इन नेगेटिव आयन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, पोलराइजेशन इन X- इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो आयनिक कैरेक्टर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसमें टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो आयनिक कैरेक्टर तो क्या हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर तो डिक्रीज हो रहा है और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और फजांस रूल के अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर फजांस रूल ज़्यादा बेटर कॉन्सेप्ट है। किसी भी डिफरेंट सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर के ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए। अब हम इसमें देखो, ये डिपेंड करेगा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी। जैसे जैसे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्योंकि मेटल पे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो मेटल की पोलराइजेशन पावर बढ़ती है। तो जैसे Na+, Mg+2 और Al+3 है तो Al+3 का जो पोलराइजेशन पावर होगा वो ज्यादा होगा तो Al+3 हेलोजेंस के साथ जो कंपाउंड बनाएगा वो मोर कोवेलेंट होंगे एज कंपेयर टू Na+ और Mg+2। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल जैसे हैं
अब जैसे अगर मैं बात करूं SnCl2 और SnCl4, PbCl2 एंड PbCl4, तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल पर और यहाँ +4 है, तो ये वाले जो हो जाएंगे Sn+2, सॉरी यहाँ पर है Sn+4 और Pb+4, तो Sn+4 और Pb+4 का पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा। Sn+4 और Pb+4 का साइज स्मॉल है और इस पे चार्ज ज्यादा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, इसकी पोलराइजेशन पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो ये क्लोराइड्स के अंदर ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, पोलराइजेशन क्रिएट करेंगे। तो SnCl4 और PbCl4 ये हो जाते हैं मोर कोवेलेंट। एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, बढ़िया, पढ़ाते पढ़ाते याद आ गई कि बहुत बार ना कलर हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, स्पेशली ट्रांजिशन मेटल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं जैसे SnCl2, SnCl4, PbCl2, PbCl4, तो जो कलर डार्कनेस होती है, कलर डार्कनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। जब भी आप कहीं आ जाए कि ना कभी आपको ऐसा लगे कि कलर के बेस पे आंसर देना है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो जितना ज्यादा कोवेलेंट होगा, जितना ज्यादा कोवेलेंट होगा, हाँ ये बात हर जगह काम आएगी, ट्रांजिशन एलिमेंट में भी काम आ जाएगी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जो मेटल आयन, जो सेंट्रल मेटल केटायन है, उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट जितना हायर होगा, उसका आयनिक पोटेंशियल जितना हायर होगा। आयनिक पोटेंशियल बार बार बताता हूं मैं आपको, आयनिक पोटेंशियल आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड मत करो, ये तो फाई है और दिस फाई इज द क्या है, चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन केटायन वर्सेस रेडियस ऑफ केटायन, ये रेशियो है। किसका रेशियो है बेटा, चार्ज वर्सेस रेडियस, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई वैल्यू, मतलब आयनिक पोटेंशियल। फाई वैल्यू हायर कब होगी, फाई वैल्यू हायर तब होगी जब मेटल पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, यानी उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, और मेटल पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, मेटल पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा और उसका साइज छोटा होगा, तो ये होता है। और फाई वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, फाई वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन। देखो फजांस रूल कितना काम आता है, हर जगह काम आता है, कितना छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट है 11 का, ठीक है। इसलिए मैंने है ना, आपको ध्यान है तो फजांस रूल को पूरा एक वीडियो आपको 12th में पी ब्लॉक एलिमेंट में दे रखा है, 6 नंबर पी ब्लॉक का 6 नंबर वीडियो पूरा का पूरा फजांस रूल पर बेस्ड है और उसकी एप्लीकेशन पर। तो कलर डार्कनेस भी हम एक तरह से फजांस रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे SnCl2 और SnCl4, तो SnCl4 का कलर डार्क होगा, PbCl2 और PbCl4, तो PbCl4 का कलर डार्क होगा। तो यहाँ पर आप जिसमें जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, यहाँ उसके सेंट्रल मेटल का फाई का वैल्यू ज्यादा है, सेंट्रल मेटल केटायन की फाई वैल्यू ज्यादा होने का मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल कंपाउंड, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल कंपाउंड डार्क कलर के होते हैं। आप देख लो, अगर हम KMnO4 की बात करें, तो जो KMnO4 है, तो KMnO4, अब KMnO4 वॉयलेट कलर का होता है, तो डार्क कलर ही हुआ। K2Cr2O7 ये भी ऑरेंज कलर का ही है, ठीक है। तो आप देखो Mn पर यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ क्रोमियम पर +6 है। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई सॉल्ट है, कोई कंपाउंड है, उसमें जो सेंट्रल मेटल है, उस सेंट्रल मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे हायर होता जाएगा, ठीक है, या उसकी आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू, फाई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, या यूं बोलो उस मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ये सब आपस में रिलेटेड है, तो उसकी कलर डार्कनेस ज्यादा होगी। वैसे शॉर्ट ट्रिक यूं भी याद कर सकते हो कि सेंट्रल मेटल केटायन पर अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऐसे सॉल्ट जो होते हैं
उनमें कलर डार्कनेस अच्छी आती है एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा हम जैसे SnCl2 और SnCl4, Sn के दो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और +3, तो Sn के दो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और +4, Pb का +2 और +4, तो Sn+4 और Pb+4 के कंपाउंड ज़्यादा डार्क होंगे। इसी तरह से Fe+2 और Fe+3, तो Fe+2 के कंपैरिजन में Fe+3 के कंपाउंड ज़्यादा डार्क कलर के होंगे। Mn+2 पिंक कलर का होता है और Mn+7 वॉयलेट कलर का है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल दिए मैंने। तो यहाँ पर मेटल से ये डायरेक्टली हेलोजन रिएक्ट करके कोरस्पॉन्डिंग हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। तो ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द हैलाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर, सही है। MF के अंदर क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा और उसके बाद ये आयनिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। उसके बाद ये आयनिक कैरेक्टर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। Where M is the monovalent metal, if a metal exhibit more than one oxidation state, the halide in higher oxidation state will be more covalent than the one in lower oxidation state. For example, SnCl2, PbCl4, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे कोवेलेंट नेचर के होंगे, ठीक है। तो आर मोर कोवेलेंट देन SnCl2, PbCl2, SbCl3 एंड UF4। ये जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया ही था। अब हम और आगे डिस्कस करते हैं बेटा। अब क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन का हमारे सिलेबस में प्रिपरेशन है। तो क्लोरीन का जो लेबोरेटरी मेथड है वो तो हम उसको MnO2 मैग्नीक डाइऑक्साइड से प्रिपेयर करते हैं। MnO2 को किससे प्रिपेयर करते हैं, मैग्नीक डाइऑक्साइड से प्रिपेयर करते हैं। तो MnO2 जो है ये MnO2 को हम जब HCl से ट्रीट करते हैं, MnO2 को जब हम किससे ट्रीट करते हैं बेटा, Mn पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है Cl2 में और MnCl2 बन जाता है और 2H2O। तो यहाँ पर क्या हुआ, Cl- H+, Cl- का Cl2 में तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया बेटा। Cl2 का Cl- में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ Mn पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Mn पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो Mn+2 में क्या हो गया, इसका रिडक्शन होगा, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। और यहाँ MnO2 ने HCl के क्लोराइड आयन को Cl2 में ऑक्सीडाइज किया। ये लेबोरेटरी मेथड है जिससे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, लैब में MnO2 को HCl से ट्रीट कराकर, MnO2 को HCl के साथ ट्रीट कराकर MnO2 को HCl के साथ ट्रीट कराते हैं। तो MnO2 Mn पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये HCl का जो क्लोराइड है Cl- को Cl2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसी तरह से हम लेबोरेटरी में इसको KMnO4 से भी बना सकते हैं, HCl से। यानी HCl से कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है हम HCl से Cl2 बना रहे हैं। तो HCl में क्या है, Cl- है, तो Cl- को Cl2 में कन्वर्ट करना है। तो Cl- को Cl2 में कन्वर्ट करना है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cl- को Cl2 में कन्वर्ट करना है तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब Cl- को Cl2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमको क्या यूज करने पड़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी HCl को किसी भी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे। HCl को किसी भी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे MnO2, K2Cr2 KMnO4, कोई भी, इवन देन H2SO4, HNO3, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो HCl से Cl2 बनाना है, यानी HCl से Cl2 बनाना है तो उसमें Cl- का Cl2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप ये ध्यान रखो, हम अगर आपसे कोई पूछे कि HCl को Cl2 में कन्वर्ट करना है तो कौन से रिएजेंट यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक KMnO4, एसिडिक K2Cr2, HNO3, H2SO4 के साथ भी हीट करते हैं तो Cl2 बन जाता है। लेकिन हमारे बुक के अंदर ये दो रिएक्शन है, एक तो MnO2 के साथ है और दूसरा है KMnO4 के साथ है। तो जो KMnO4 के साथ है, KMnO4 भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एसिडिक KMnO4, तो
तो यहाँ एसिड ये HCl ले लिया अपन ने, तो 2KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट 2KMnO4 प्लस 16 HCl, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है 8Cl2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 8Cl2, 1 मिनट, 2KCl बन जाएगा, Mn+2 हाँ, तो यहाँ पर बनेगा बेटा 5Cl2 2KCl 5Cl2 2KCl 2MnCl2 प्लस 2KCl और रिमेनिंग प्लस 8 मोलिक्यूल वाटर। थोड़ा सा क्या है कि मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं तो रिएक्शन याद भी हो जाती है मुझे, लेकिन ठीक है, आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है इन रिएक्शंस में, लेकिन लिमिटेड रिएक्शन ही लर्न करो इनऑर्गेनिक की, जो स्पेशली एनसीईआरटी बुक के अंदर है और एनसीईआरटी बुक के अंदर है और इंपॉर्टेंट है, और मैं बताता भी रहता हूं ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो यहां पर भी देखो HCl का Cl माइनस का Cl2 में क्या हो गया बेटा ऑक्सीडेशन, और यहाँ Mn पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Mn का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में रिड्यूस हुआ। आप देख लो Mn का जब KMnO4 का कोई भी कंपाउंड जैसे MnO2 है, चाहे ये वाला है, ये Mn के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ इन दोनों में से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रीजन क्योंकि इस पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। हायर जितना ज्यादा सेंट्रल एटम पर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जितना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे आपसे कोई पूछे KMnO4 और MnO2 विच वन इज मोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो KMnO4, क्योंकि Mn पर +7 है और इधर Mn पर +4 है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि Mn+7 Mn+2 में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब 1 Mn+7 ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, Mn+2 में कन्वर्ट हुआ, कि ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, Mn+7 जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी तो वो Mn+2 में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर Mn+4 Mn+2 में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन Mn+4 गेन करेगा, तब वो Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों रिडॉक्स रिएक्शन हैं, और इन दोनों रिडॉक्स रिएक्शन से हम लेबोरेटरी में Cl2 गैस बनाते हैं। तो Cl2 गैस को प्रिपेयर हम किससे करते हैं, HCl और प्रॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और प्रॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम लेते हैं वो लेते हैं MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इंडस्ट्री के अंदर हम इसको डेक्रोन प्रोसेस से बनाते हैं। इंडस्ट्री के अंदर हम इसको डेक्रोन प्रोसेस से बनाते हैं। डेक्रोन प्रोसेस क्या है, ये इसमें भी हम HCl से ही बनाते हैं। अल्टीमेटली आप एक ही चीज ध्यान रखो, क्लोरीन का प्रिपरेशन किससे, HCl से। क्लोरीन का प्रिपरेशन किससे, HCl से। बस अब ये लेबोरेटरी में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, और डेक्रोन प्रोसेस है इंडस्ट्रियल मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम 4HCl जो हैं वो O2 से रिएक्ट करवाते हैं, या O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एयर वाला ही O2 लेते हैं, और Cu2 Cl2 के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं। और जब हम इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये बन जाता है Cl2 + 2 मोलिक्यूल H2O। तो ये रिएक्शन तो सिंपल है बेटा, कि HCl को O2 से रिएक्शन कराना है। तो 4HCl ले लिया O2, तो यहाँ पर भी देखो Cl- का Cl2 में क्या हो गया, Cl- का Cl2 में ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ इटसेल्फ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अल्टीमेटली। और यहाँ पर O2 O- में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर O2 पर, यहाँ ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, और यहाँ पर -2, क्योंकि वाटर है। तो वाटर के अंदर क्या होता है, 2H+ और O-2, तो यहाँ O पर, तो ये क्या हो गया, O2 का O-2 में रिडक्शन हो गया। अल्टीमेटली ये तीनों की तीनों रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर ये लिख दिया अपन ने कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कैटलिस्ट एट 723 केल्विन। अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में इसके डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लोरीन जो है वो पंजेंट स्मेल है। कभी लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा तो जो Cl2 है बेसिकली वो Cl2
जो होती है वो Cl2 जो होती है वो ग्रीनिश येलो गैस है विद पंजेंट सफोकेटिंग ऑर्डर एंड सॉल्युबल इन वाटर। ये बहुत अच्छी बात है कि ये वाटर में सॉल्युबल है, इसकी वजह से इसकी कई नई एप्लीकेशन हमारे सामने आएगी। ये बुक का एग्जांपल क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ Cl2 विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH और इज दिस रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन। मैं भी डिस्कस कर लेता हूं, वैसे मैं बार बार ये पॉइंट आ चुके हैं। तो देखो NaOH जो होता है वो Cl2 के साथ दो तरह से रिएक्ट करता है। एक तो जब NaOH का रिएक्शन देखो 2NaOH प्लस Cl2, 2NaOH प्लस Cl2, इस केस में NaCl NaOCl प्लस H2, एक रिएक्शन इसका ये है। पर ये है इसका कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में। ये कब है? कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH जब हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम? कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH। कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH जब यूज करते हैं तो Cl2 में Na प्लस Cl माइनस और यहाँ क्लोरीन पर +1 आएगा, ठीक है, क्योंकि NaOCl है। तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो सोडियम का होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2, क्योंकि ऑक्सीजन तो क्लोरीन के और सोडियम के साथ -2 ही शो करेगा। ऑक्सीजन सोडियम और क्लोरीन दोनों के साथ ही नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से भी ज्यादा है और सोडियम से भी ज्यादा है, और X मान लो क्लोरीन पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0। और ये हो गई ऑक्सीजन की। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? X = +1। तो यहाँ NaOCl, तो यहाँ पर देखो जो Cl2 है वो NaCl और NaOCl में कन्वर्ट हो रहा है। NaOCl क्या है? सोडियम हाइपोक्लोरेट। NaOCl क्या है? सोडियम हाइपोक्लोरेट। सोडियम, ध्यान से सुन लो बेटा, NaOCl कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? NaOCl को बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोरेट, क्योंकि आपको मालूम है HOCl जो होता है, जिसको हम HClO भी बोलते हैं, इस ऑक्सो एसिड को क्या बोलते हैं हम? हाइपोक्लोरस एसिड, जिसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं मैं नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड में। तो HClO और HOCl एक ही बात है। तो HClO H+ और ClO-। तो दिस आयन इज कॉल्ड, ये किसका हाइपोक्लोरस एसिड जब आयनाइज हो रहा है तो ClO- दे रहा है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरेट आयन। दिस इज हाइपोक्लोरेट आयन, ठीक है, समझ में आ गया? हाइपो वर्ड कब यूज करते हैं? जब वो अपनी लोवेस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। जब वो अपनी लोवेस्ट, तो क्लोरीन का लोवेस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और क्लोरीन का हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो यहां पर क्या हुआ देखा जाए तो यहां पर Cl2 जो हुआ, यहां पर ये जो Cl2 मॉलिक्यूल है, आप देखो इस Cl2 मॉलिक्यूल को ध्यान से, ये Cl2 मॉलिक्यूल का यहां पर क्या हुआ है? यहां पर इस Cl2 मॉलिक्यूल का Cl- में, और दूसरा यहां पर Cl2 मॉलिक्यूल Cl+ में, Cl2 मॉलिक्यूल Cl- में और Cl2 मॉलिक्यूल Cl+ में कन्वर्ट हुआ है। यानी यहां पर इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Cl2 के क्लोरीन पर तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, कि क्लोरीन तो चार्ज कितना है? 0 है, तो Cl2 0 है। तो यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 हुआ, 0 से -1 हुआ मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये हुआ रिडक्शन, ये हुआ रिडक्शन। तो यहाँ Cl2 का Cl- में रिडक्शन हुआ, फिर Cl2 का Cl+ में ऑक्सीडेशन हुआ, Cl2 का Cl- में रिडक्शन हुआ, Cl2 का Cl+ में ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहां देखो सिंगल मॉलिक्यूल, यहां पर क्या हो गया? ये सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हुआ है, यानी यहां Cl2 का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है, तो
तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जब NaOH के कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH में करता है तो सीधी बात है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्लोरीन +1 बन रहा है। अब लेकिन अगर अपन यहां पर यूज करें हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कंसंट्रेट, क्या लिखा हुआ है? हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? देखो, ठीक है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ जब हम इसको रिएक्ट करेंगे Cl2 को तो क्या होगा? ध्यान से देखना। तो यहां पर क्या हो जाता है? इसका रिएक्शन ये होता है बेटा 6 NaOH प्लस 3 Cl2। अब क्या है? ये NaCl, ये तो सेम ही बना, और NaClO3 बनता है। यहां पर क्या बनता है? NaClO3 और रिमेनिंग मॉलिक्यूल वाटर 6 है। मेरे कहने का मतलब 6H है तो मैंने 3H2 लिख दिया, बैलेंस होगा एथिंग रिएक्शन। तो ये देखो बेटा, हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH है। तो अब देखो इन रिएक्शन को देख के आप परेशान मत हो, लेकिन हाँ ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट, मैं केवल इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर भी देखो क्लोरीन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 है, यहाँ -1 है और यहाँ +5 है। निकाल के देख लो आप NaClO3। अब देखो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, अब तो इस स्टेज में आपको कोई भी टीचर ये मान के चलेगा कि आपको आती है, क्योंकि आप 12 के अंदर भी P ब्लॉक तक पहुंच गए हो। तो हजारों बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल चुके हैं हम, हजारों बार। 11 में तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का पूरा अलग से चैप्टर है, रिडॉक्स। तो यहाँ X की वैल्यू कितनी हो गई? +5। तो यहां पर देखो सीधी बात है, याद रखने का तरीका समझा दूंगा मैं, 1 मिनट पहले देख लो। तो ये हुआ ये हुआ यहाँ Cl2 किस में कन्वर्ट हुआ? Cl- में। और दूसरा यहाँ Cl2 कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर Cl2 कन्वर्ट हो रहा है एक, इसमें देखो Cl2 का ऑक्सीडेशन भी हो गया, क्लियर हो गया। जिन बच्चों का ऊपर वाले है खाली ये अपने प्रोडक्ट चेंज हो गया कंसंट्रेटेड और हॉट NaOH लेने से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका वो यहाँ पर क्या हो गया? ये रिडक्शन हो गया, यानी दोनों में NaCl तो कॉमन बनेगा। यहाँ NaOCl +1 वाला बनेगा या +5 वाला बनेगा, और ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये भी क्या हो गया? दिस रिएक्शन इज आल्सो, ये भी रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये भी कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। जस्टिफाई कर दिया हमने, ये ऐसे जस्टिफाई होगा, लिखोगे इन दिस रिएक्शन Cl2 reduce into Cl- in NaCl and Cl2 oxidize into chlorine +5 in NaClO3। अब NaClO3 तो क्या होता है? HClO3 एसिड होता है, HClO3 एसिड होता है, और H+ और ClO3 माइनस में आयनाइज होगा। तो सबसे क्लोरीन का फर्स्ट एसिड कौन होता है? जो +1 वाला होता है वो होता है हाइपोक्लोरस एसिड। फिर +3 वाला होता है वो होता है क्लोरस एसिड। फिर +5 वाला, ये वाला जो है अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये क्लोरिक एसिड है, क्योंकि इस पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये क्लोरिक एसिड है। तो क्लोरिक एसिड का जो ये नेगेटिव आयन बनेगा उसको हम बोलेंगे क्लोरेट आयन। क्या बोलेंगे? क्लोरेट आयन। तो ये सोडियम क्लोरेट है। ये NaClO3 को हम क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोरेट। नाम याद रहे तो ठीक है, हमको तो रिएक्शन ही पूछा है, ठीक है। तो ये इसका कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन है। और ये बेटा ये जो अभी मैंने क्लोरीन के अंदर डिस्कस करते वक्त मैंने 5 रिएक्शन आपको एक्सप्लेन किए, 5 रिएक्शन एक्सप्लेन किए। एक तो एक्सप्लेन की MnO2 + Cl2 वाला, सॉरी MnO2 का HCl के साथ, जिसमें Cl2 प्रिपेयर हो रहा है। दूसरा KMnO4 का HCl के साथ, उसमें भी Cl2 प्रिपेयर हो रहा है। दोनों रिएक्शन में कॉमन बात थी कि MnCl2 बन रहा है, यानी बाय प्रोडक्ट MnCl2 दोनों में बन रहा था, ठीक है। और फिर तीसरा रिएक्शन डिस्कस किया था जो Cl2 का इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, डेक्रोन मेथड। उसमें सीधा HCl का O2 से 4HCl + O2 CuCl2 723 केल्विन टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं
तो 2 मॉलिक्यूल Cl2 बना क्योंकि 4HCl लिया था हमने उसमें, और 2 मॉलिक्यूल वाटर बना था। और उसके बाद ये तो इसके तीनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट थे जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। और Cl2 की बाकी आप रिएक्शन मत लर्न करो, 3 रिएक्शन लर्न कर लो। एक और बता रहा हूं मैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, और हॉट एंड कोल्ड NaOH के साथ जो भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ये दोनों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब हम इसके अलावा है ना, ये लाइम वाटर के साथ भी Cl2 रिएक्शन करता है और ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी तो देखो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, जैसे सोडियम के साथ क्या बन जाएगा NaCl, Mg के साथ क्या बन जाएगा MgCl2। तो वो रिएक्शन एक बार, तो इसमें देखो जो ये लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम जब Cl2 से ट्रीट करते हैं तो CaOCl होल ट्वाइस 2 प्लस CaCl2 प्लस 2H2O बन जाता है। ये कैल्शियम हाइपोक्लोरेट हो गया, क्योंकि ये इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर वही है जो ब्यूटी पार्लर वाले, सलून वाले यूज करते हैं, ठीक है ना। आप फेशियल वेशियल कराते हो तो उसमें ये CaOCl2 होता है। CaOCl2 पाउडर को ही वो, मतलब जब वो फेस पे आप फेशियल कराते हो, ठीक है, अपनी स्किन को ग्लो देने के लिए और उसका कलर डार्कनेस कम करने के लिए, तो वो जो पेस्ट लगाते हो उसमें CaOCl2 का कुछ अमाउंट होता है। CaOCl2 क्या है, कैल्शियम प्लस 2 और 2ClO माइनस दे रहा है। यानी वापस ये ClO माइनस का अभी नाम बताया मैंने, हाइपोक्लोरेट आयन है, इसीलिए कैल्शियम हाइपोक्लोरेट है, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। तो व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ वाटर, हाइड्रोजन ऑक्साइड। व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ वाटर, हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसी तरह से व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। तो ये इससे बनता है। और अब हम, ठीक है, बस ये रिएक्शन लर्न होनी चाहिए। और एक सल्फर के साथ रिएक्शन है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। जब सल्फर एसिड फॉर्म में मिलता है तो ये HCl के साथ ट्रीट करके S2Cl2 बनाता है। तो S2Cl2 बनाता है तो इसका नाम सल्फर मोनोक्लोराइड है। तो ये नाम क्योंकि 1:1 है तो HCl हो गया एक तरह से। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो तो सल्फर और क्लोरीन का यहाँ स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या हो गया, 1:1, ठीक है। तो इसका नाम सल्फर मोनोक्लोराइड है, ठीक है ना। ये नाम चल रहा है सल्फर मोनोक्लोराइड, बेसिकली ये सल्फर क्लोराइड का डाइमर है, ठीक है। तो ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो चलेगा, कोई बात नहीं। मेनली आपको ये 6 रिएक्शन क्लोरीन वाली लर्न करनी है। और क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग lost its yellow color due to the formation of HCl and HOCl. Hypochlorous acids of form give nascent oxygen which is responsible for, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। हम बोलते हैं ना क्लोरीन को, मैं बाद में रीड करता हूँ, ठीक है ना, एक बार आपको समझा देता हूँ फिर रीड करता हूँ तो समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये बुक का क्वेश्चन भी है कि क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन एक्सप्लेन करो। क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन एक्सप्लेन करो भाई, क्लोरीन किस तरह से ब्लीच करता है। तो क्लोरीन वाटर क्या करता है, क्लोरीन बेसिकली क्लोरीन का इटसेल्फ कलर ग्रीनिश येलो होता है, लेकिन जब क्लोरीन को हम काफी टाइम तक वाटर में रखते हैं, तो क्लोरीन को जब हम वाटर में रखते हैं तो ये वाटर HOH लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्लोरीन और वाटर धीरे धीरे रिएक्शन करके HCl प्लस HOCl में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही कह रहा है कि अगर हम क्लोरीन को वाटर में रखेंगे तो क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके HCl और HOCl बनाएगा। HCl तो हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड एक हाइड्रो एसिड है, क्योंकि हाइड्रो एसिड में मैंने क्या बताया था, HF, HCl, LBr, HI क्या है, हाइड्रो एसिड है। क्यों? क्योंकि हाइड्रो एसिड उनको बोलते हैं जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल,
जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, इनके साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो और फिर वो हाइड्रोजन एज ए H+ आयन रिलीज होता हो, तब हम उसको बोलेंगे हाइड्रा एसिड। और ऑक्सो एसिड किसको बोलते हैं? जिसमें जो आयनाइजेबल H है वो किसके साथ जुड़ा हुआ हो? ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सो एसिड। हम डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में, मैं तो बीच बीच में ये इसीलिए रिवाइज करा रहा हूं एक तरह से, कोई पीछे वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हाइपोक्लोरस एसिड बन गया। अब यहाँ इसका हाइपोक्लोरस एसिड बेसिकली अनस्टेबल होता है, तो ये हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है? अनस्टेबल होता है, और ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? HCl+ नेसेंट ऑक्सीजन में। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि पहले तो Cl2 किससे रिएक्ट कर रहा है? वाटर से। तो अब मैं इस रिएक्शन को रिएक्शन की तरह लिख देता हूं, वो तो समझाने के लिए, कि Cl2+ वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे, HCl+ HOCl बनेगा। HOCl बनते ही ये HOCl मॉलिक्यूल क्या होता है? ये HOCl मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, और ये HOCl मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते ही क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया, HOCl HCl और O में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेप को ऐड करूंगा, तो HOCl कैंसिल हो जाएगा और Cl2+ H2O gives 2HCl+ nascent oxygen. This oxygen is called nascent oxygen. इसको हम nascent oxygen कहते हैं। अब ये जो nascent oxygen है, ये कलर्ड सब्सटेंस, किसी भी कलर्ड सब्सटेंस के कांटेक्ट में आती है, जैसे किसके आती है? कलर्ड सब्सटेंस, कोई भी कलर्ड सब्सटेंस है, कोई भी कलर्ड सब्सटेंस है, ठीक है ना, उससे जब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है? इसको कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? कलरलेस सब्सटेंस। तो ये इसको कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। तो कलर्ड सब्सटेंस, ये ऑक्सीजन किसने दी? एक तरह से क्लोरीन वाटर से आई, इसीलिए क्लोरीन। तो व्हाट इज ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन? तो ये सब लिखना है एग्जाम में, ये बुक का क्वेश्चन भी है बेटा, और एग्जाम में भी आता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि क्लोरीन वाटर ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है, तो उसका एक्शन नहीं पूछते हैं, वो सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि है ना, जो क्लोरीन वाटर है वो कलर्ड मटेरियल का, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है, क्लोरीन वाटर जो है वो कलर सब्सटेंस को डीकलराइज किसके थ्रू करता है? ऑक्सीडेशन के थ्रू, रिडक्शन के थ्रू, इस तरह से चार चॉइस बनी रहती है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन है, उसमें कलर्ड सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, कलर्ड सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होकर कलरलेस हो जाता है। यानी कलर्ड सब्सटेंस का क्या होता है? कलर्ड सब्सटेंस का यहां पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन, अब अगर ये एयर में, अब ये कलरलेस सब्सटेंस, समझो बेटा, ये जो कलरलेस सब्सटेंस है, ये कलरलेस सब्सटेंस अगर आप एयर में फ्री छोड़ दोगे तो ये वापस कलर गेन नहीं करेगा, क्योंकि एयर इटसेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एयर इटसेल्फ क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो Cl2 का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है, Cl2 का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो परमानेंट होता है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछे, यहां ये हमेशा आप ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि किसी भी केमिकल का कोई भी रिएजेंट, अगर वो ब्लीचिंग एक्शन है उसका, और उस ब्लीचिंग एक्शन में उसका ब्लीचिंग थ्रू ऑक्सीडेशन मेथड से हो रहा है, तो वो परमानेंट ब्लीचिंग होगा। यानी जैसे क्लोरीन वाटर कलर्ड मटेरियल का ऑक्सीडेशन करके उसको कलरलेस कर देती है, तो ये परमानेंट ब्लीचिंग हो गया, क्योंकि अब ये एयर के अंदर ऑक्सीडाइज फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि एयर इटसेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है। तो हमेशा ध्यान रखो, ब्लीचिंग थ्रू ऑक्सीडेशन इज परमानेंट, बट ब्लीचिंग
थ्रू रिडक्शन इज टेम्पररी। ब्लीच, ध्यान से सुनते जाओ बेटा, ब्लीचिंग थ्रू रिडक्शन इज टेम्पररी। ये क्या है? ये ब्लीचिंग थ्रू ऑक्सीडेशन है, तो ये परमानेंट है। अगर यही ब्लीचिंग एक्शन किसी रिएजेंट का, किसी केमिकल का रिडक्शन से हो रहा हो, तब हम क्या बोलेंगे? टेम्पररी। क्यों? समझो, जैसे SO2 भी ब्लीचिंग एजेंट है, पर SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर मैं बात करूं कलर्ड सब्सटेंस, कलर सब्सटेंस, ठीक, और इसका मैंने ब्लीचिंग किया SO2 से, और ये बन गया कलरलेस सब्सटेंस। तो यहां जो SO2 है वो क्या है? हम बार बार इसमें 16 ग्रुप में भी मैंने आपको अच्छे से बताया था, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? कौन है? SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो इसका रिडक्शन करता है। और जब ये इसका रिडक्शन करेगा, ये रिडक्शन कौन कर रहा है? SO2 कलर्ड सब्सटेंस का कलरलेस सब्सटेंस में रिडक्शन करता है। SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, SO2 कलर्ड सब्सटेंस का कलरलेस सब्सटेंस में रिडक्शन करता है। अब ये टेम्पररी ब्लीचिंग है, ये टेम्पररी ब्लीचिंग है बेटा। रीजन क्या है? ये टेम्पररी ब्लीचिंग इसीलिए है, ये टेम्पररी ब्लीचिंग इसीलिए है, ये टेम्पररी ब्लीचिंग इसीलिए है बेटा, क्योंकि जैसे ये एयर में आएगा तो एयर वापस इस रिड्यूस को वापस ऑक्सीडाइज कर देगी। क्योंकि ये एयर में आएगा, ये कलरलेस है, तो इसमें रिडक्शन हुआ, लेकिन वापस इसका ऑक्सीडेशन होने लग जाए तो ये कलर्ड हो जाएगा। क्योंकि रिडक्शन का रिवर्स क्या होता है? अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाए तो वापस ये कलर्ड हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसके अंदर? एयर के अंदर, क्योंकि एयर की ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडेशन करती है। तो ये हमेशा माइंड में फिट रखो, ब्लीचिंग एक्शन थ्रू ऑक्सीडेशन इज परमानेंट, ब्लीचिंग एक्शन थ्रू ऑक्सीडेशन इज परमानेंट, ब्लीचिंग एक्शन थ्रू रिडक्शन इज टेम्पररी। रीजन पूछे तो लिख देना कि रिडक्शन से अगर ब्लीचिंग हुआ है, कलर उड़ा है, तो जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो इस कलरलेस सब्सटेंस का वापस ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा, तो वो रिवर्स चला जाएगा, यानी कलर्ड हो जाएगा। और यहां पर ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज होकर कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ है। अब एयर भी इसको ऑक्सीडेशन ही तो करेगी, इसका रिडक्शन तो करेगी नहीं। हाँ, अगर हमको इसका कलर रीअटेन करवाना है तो हमको इसको लेबोरेटरी में जाके इस कलर सब्सटेंस को किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिडक्शन करना पड़ेगा। यानी अपने आप तो वही नहीं, जबरदस्ती हमने कुछ केमिकल अप्लाई करके इसको कलरलेस को वापस कलर्ड किया। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। ऑक्सीडेशन वाला ब्लीचिंग परमानेंट, रिडक्शन वाला टेम्पररी, यानी एयर में छोड़ते ही वापस ये कलर रीअटेन करने लग जाएगा, ये एयर में छोड़ते ही कलर रीअटेन नहीं करेगा। चल, ये बात तो समझ में आ गई बेटा आपको। तो इसीलिए क्लोरीन अच्छा ब्लीचिंग एक्शन करता है, प्लस क्लोरीन वाटर के अंदर जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसीलिए क्लोरीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो गया। ठीक है, अब हम और आगे बात करते हैं। गिव द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2। मैंने अभी बता दिया बेटा, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर इट प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन, this nascent oxygen then combined with the colored substance present in the organic matter to oxidize them into colorless substance। उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन कर लेगा, और ये परमानेंट ब्लीचिंग हो गया। इट ऑक्सीडाइज। अच्छा, अब है ना Cl2, इसका मतलब क्या हो गया? Cl2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात अलग है कि Cl2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 है, फ्लोरीन है। ठीक है, लेकिन हम Cl2 पढ़ रहे हैं तो हम Cl2 की बात कर रहे हैं। तो Cl2, F2 और Cl2 दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और F2 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर Cl2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही। तो Cl2 क्या करेगा? फेरस आयन को फेरिक में, सल्फाइड को सल्फेट में। देखो, फेरस पहला बता देता हूं कि जैसे FeSO4 है बेटा, FeSO4 फेरस सल्फेट, तो ये फेरस सल्फेट है, FeSO4 लिखा है मैंने यहां पर, ये FeSO4 है। और हम जब
एसिडिक, देखो H2SO4 हम ऑक्सो एसिड हम जनरली यूज करते हैं, KMnO4 प्लस H2SO4 यूज करते हैं। इसी तरह से Cl2 प्लस H2SO4 जनरली सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। तो ये फेरस सल्फेट है, यहाँ Fe+2 है बेटा और SO4-2 है। अब जब ये ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये रिएक्शन जब होगा तो ये फेरिक Fe2SO4 होल थ्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FeSO4, तो 2 है तो मैं यहाँ 2 ले लूंगा, ठीक है। अब 2 ले लिया, अब सल्फेट Fe2SO4 रिएक्शन बैलेंस करनी है बेटा इसको, और H2SO4 Cl2 और प्लस 2HCl। हाँ हो गई। मेरा इस सल्फेट पे ध्यान नहीं गया तो मैं सोच रहा था कि इसे बैलेंस करूं, ठीक है ना। तो देखो Fe2SO4, तो ये 3 सल्फेट हो गए, एक ये वाला 2 HCl बन गए। तो यहाँ पर देखो Cl2 यहाँ पर वापस क्या हो गया, Cl2 का Cl माइनस में क्या हो गया, Cl2 का Cl माइनस में तो हो गया रिडक्शन, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो यहाँ Cl2 किस तरह से एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cl2 किस तरह से एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो इटसेल्फ रिड्यूस होता है। और यहाँ पर Fe+3 है, Fe+3 को हम क्या बोलते हैं, फेरिक, और Fe+2 को फेरस। तो यहाँ पर Fe+3 में क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cl2 ने Fe+2 का Fe+3 में फेरस का फेरिक में ऑक्सीडेशन किया, ठीक है। तो ये बुक का एनसीईआरटी बुक की रिएक्शन है। यहाँ थोड़ा सा आज वाली क्लास में कुछ रिएक्शंस आ रही है एक्स्ट्रा, तो आप परेशान मत हो। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, पढ़ाना भी चैलेंज है और साथ में पढ़ना भी और बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम तो इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं तो हमको रट गया है, तो हम थोड़ा कंफर्ट वे में चल जाते हैं। लेकिन पढ़ाते वक्त मैं भी बहुत बार इरिटेट होता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे सामने जो स्टूडेंट हैं वो इन रिएक्शन को देख देख के उनमें सब्जेक्ट के टूवर्ड्स इंटरेस्ट कम हो जाता है। और जब सब्जेक्ट के टूवर्ड्स इंटरेस्ट कम हो जाता है, या यूं बोलूं कि वो देखते हैं कि यार ये तो बड़ा अजीब अजीब पढ़ा रहे हैं सर, तो सर पे ही निशाने साधने लग जाते हैं बच्चे कि यार सर बेकार पढ़ा रहे हैं। सर बेकार नहीं पढ़ा रहे बेटा, सर तो अपना 100% दे रहे हैं, अच्छा पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, जहां कुछ चीजें इनऑर्गेनिक के अंदर ये बड़ी परेशानी है कि कुछ चीजें ऐसी है जो फैक्ट हैं और उनको रटना ही पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा, और वो बार बार अपन भूल भी जाते हैं। रीजन ये है कि अपन जैसे थोड़े टाइम तक अगर आप ये रिएक्शन नहीं देखो तो भूल जाओगे। इसीलिए मैं पी ब्लॉक एलिमेंट में बोलता हूँ कि एक बार आप ढंग से पढ़ लो और इसके रिएक्शंस जो हैं करीब 25 से 30 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उनको अलग से कलेक्ट करके और एक पेज पे लिख लो, तो एग्जाम टाइम में पढ़ते रहो, बार बार देखते रहो। बाकी देखो इसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इसी तरह से ये SO2 को भी मैं रिएक्शन बिल्कुल मिनिमम यूज करता हूं, वो यूज करता हूं जो एग्जाम में आती है या फिर बुक के अंदर बार बार दी हुई है। कुछ रिएक्शन 2-2, 3-3 बार लिखी हुई है अलग अलग रेफरेंस में, तो फिर मैं देखता हूं इसको कर लें। अब यहाँ SO2 ये हो गया, तो ये देखो क्या बन जाएगा, 2HCl प्लस H2SO4। तो यहाँ SO2, तो यहाँ पर देखो वापस Cl2 का Cl माइनस में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और यहाँ सल्फर पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ सल्फर पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ SO2 का H2SO4 में ऑक्सीडेशन हो गया, यानी ये भी कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से I2 का रिएक्शन भी है, बस लास्ट रिएक्शन है ये। I2 6 मॉलिक्यूल वाटर से रिएक्ट करेगा, 5Cl2, ठीक है, तो 10HCl प्लस 2HI होता है। अब इसमें याद करने का तरीका ये है कि आप देख लो इन सब में Cl2 का बाय प्रोडक्ट HCl तो बन ही रहा है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कुछ एक्स्ट्रा रह जाए तो उतना वाटर निकाल दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कुछ एक्स्ट्रा रह जाए वाटर निकाल दो। तो आपको तो क्या ध्यान रखना है कि SO2 से H2SO4 बनेगा,
I2 से HiO3 बनेगा। अगर इस तरह से लर्न करोगे तो थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी, पर बार बार देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब ये पर आयोडिक एसिड बन गया। पर आयोडिक में आयोडीन पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ये -1। फिर ये रिडक्शन रिएक्शन हुआ और ये ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये भी हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो आप इससे ज्यादा रिएक्शन मत लर्न करो। रिफ्रेशर्स में तो अनाप शनाप रिएक्शन दे रखी है, वो आपको आपकी कैपेसिटी हो तो लर्न करो, पर मैं एडवाइस नहीं करता हूं कि आप बैठ के अननेसेसरी मोर नंबर ऑफ इनऑर्डिनरी रिएक्शन रट रहे हो, लर्न कर रहे हो, रीड कर रहे हो, क्योंकि इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि वो अपने को माइंड में रिटेन में नहीं रहती। इससे अच्छा तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो रिएक्शंस आई है उनको देखो, और ये सारी वो रिएक्शन है जो एनसीईआरटी बुक के अंदर है, और उसमें भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो मैं बताता चल रहा हूं आपको। यही इस कुछ क्लास में ज्यादा रिएक्शन आई है, बाकी एक दो रिएक्शन आई है, ठीक है। और बहुत सारी क्लासेस में तो एक भी रिएक्शन नहीं आई है जो थियोरेटिकल थे। अब देखो यहाँ पर यूजेस है, तो फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, समझ गए, लकड़ी के बुरादे को ब्लीच करते हैं ताकि उसे वो बनाए, अपन टेक्सटाइल में काम आता है या पेपर बनाने में, ठीक है। तो मैं इसके रीड कर रहा हूँ, ये तो अफेक्ट है। यूजेस फॉर ब्लीचिंग, क्लोरीन के जो यूजेस हैं वो हैं फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड रेयन, मतलब वही फाइबर हो गया, टेक्सटाइल हो गया। रेयन क्लॉथ होते हैं बेटा, इसके फाइबर्स होते हैं बेटा। ये ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल, ठीक है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनियम, ठीक है। जब हम मेटलर्जी पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि क्लोरीन को एक्सट्रैक्शन में कैसे यूज करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज CCl4, क्लोरोफॉर्म, DDT, रेफ्रिजरेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाला यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइजिंग करने में काम आता है। फिफ्थ वाला पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बुक के अंदर क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बन रही है। प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस सच एज फॉस्जीन COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, कार्बोनिल क्लोराइड। फॉस्जीन इज कॉल्ड कार्बोनिल क्लोराइड। टीयर गैस CCl3NO2, टीयर गैस CCl, जो पुलिस वाले, ठीक है ना, पुलिसमैन जब ये थोड़े बहुत दंगे फसाद होते हैं या कोई धरना प्रदर्शन होते हैं तो क्राउड को स्प्रेड करने के लिए, भीड़ को तीतर भीतर करने के लिए टीयर गैस CCl3NO2 यूज करते हैं। लेकिन आजकल एक दूसरी गैस यूज कर रहे हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं आगे वाली क्लास में बता दूंगा, वो भी यूज करते हैं आजकल। तो इसको क्लोरोपिक्रिन बोलते हैं। तो व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ टीयर गैस CCl3NO2? क्लोरोपिक्रिन। CCl3NO2 टीयर गैस है, CCl3NO2 टीयर गैस है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोपिक्रिन। मस्टर्ड गैस, ये रहा मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला, ठीक है। और मस्टर्ड गैस जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुई थी। मस्टर्ड गैस किसमें यूज हुई थी बेटा? सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुई थी, जिसका फॉर्मूला मैं वापस लिख देता हूं, ये है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुई थी। और ये क्या बना, ये स्ट्रांगली डिफ्यूजन होता है, इसमें क्या होता है? सल्फर, ठीक है ना। तो ये इसका जो प्रिपरेशन होता है, वैसे कोई पूछेगा नहीं, सल्फर प्लस Cl2, इथीन, सल्फर और Cl2 को आपस में रिएक्ट करा के और हम क्या बनाते हैं? मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का डिफ्यूजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये लेदर को भी डिफ्यूज करके अंदर चला जाता है। तो क्या होता है, जब मस्टर्ड गैस आर्मी के ऊपर स्प्रेड की जाती है, तो जैसे ही मस्टर्ड गैस एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होती है, तो ये मस्टर्ड गैस हमारी स्किन के अंदर स्प्रेड होके मसल्स तक चली जाती है और मसल्स को और हमारे स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करती है और ब्लिस्टर बना देती है। तो बड़ा पेनफुल गैस है ये। इंडेक्स क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेम 2 पॉइजनस गैसेस व्हिच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस। तो मैंने 3 बता दी, टीयर गैस, फॉस्जीन, COCl2 और मस्टर्ड गैस। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास आगे जो आ रहा है वो आ रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड,
तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, हाइड्रोजन क्लोराइड को डिस्कस करेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में HCl के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।